जी मंच में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया और अपने ही प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस वक्त हूं, गर्व महसूस कर रहा हूं। और मेरे साथ कौन है बता दूं मैं आपको। मेरे साथ है पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ जी। और मैं ये भी यहाँ पर जोड़ दूं कि ये चुनाव मध्य प्रदेश में कमल वर्सेस कमलनाथ का है ना सर, कमल वर्सेस कमलनाथ। तो देखते हैं, समझते हैं, उनसे ही जानते हैं। सर, आपने 11 गारंटी दी और वचन भी कई सारे हैं। 11 गारंटी, क्या फोकस है, कैसे देंगे, क्या आपका रोडमैप है? हमारा फोकस हर वर्ग पर है, क्योंकि आज हमारी बहनें, हमारी माताएं जो घर चलाती हैं उन पर फोकस है। कृषि क्षेत्र पर फोकस है कि मध्य प्रदेश की 70% अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। हमारी फोकस बेरोजगारी पर है। इस प्रकार हर वर्ग के लिए हमारा फोकस है कि ये चुनाव केवल उम्मीदवार और पार्टी का नहीं है, ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है। तो हमने मध्य प्रदेश के भविष्य का एक नक्शा बनाया। ठीक है, आपने कहा सभी वर्ग पर आपका ध्यान है, लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ और मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि बीजेपी ने अभी तक अपना कोई घोषणा पत्र या वचन पत्र या गारंटी कुछ जारी नहीं किया है। इसको आप कैसे देखते हैं? उन्होंने तो 5 महीने पहले से जारी कर दिया था। शिवराज सिंह जी की घोषणा मशीन डबल स्पीड पर चल रही थी, उनकी झूठ की मशीन डबल स्पीड पर चल रही थी। तो अब घोषणा क्या करेंगे? उन्होंने तो घोषणा तो सब कर दी, अब पता नहीं कैसा वचन पत्र निकालेंगे। आज किसको विश्वास है उस पार्टी पर और उस मुख्यमंत्री पर जिसने 2,500 घोषणाएं करी, जिसने पता नहीं कितने वचन दिए? तो ये इनको तो शर्म आनी चाहिए अगर ये घोषणा पत्र कोई जारी करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ से बहुत स्ट्रेट जाता हूँ। आप मुझे बताइए कि विकल्प हैं, आप हैं और सामने वो कह रहे हैं कमल है, और आपको किससे मुकाबला लग रहा है? शिवराज सिंह चौहान से, प्रहलाद पटेल से, कैलाश विजयवर्गीय जी से, नरेंद्र सिंह तोमर जी से, सिंधिया जी से, या फिर आपका मुकाबला है मोदी जी से? देखिए, ये चुनाव मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश के मतदाता लड़ रहे। अब मतदाता ही तय कर रहे हैं किससे उनका भविष्य कहाँ सुरक्षित है। ये हमें याद रखना है कि चुनाव 40 साल से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, जीत रहा हूँ। हर चुनाव का अपना मायने होता है। सरपंच का चुनाव होता है, जनपद, नगर निकाय, जिला परिषद, हर चुनाव का अपना मायने होता है। इस चुनाव, जैसे मैंने कहा कि मध्य प्रदेश का भविष्य तय करेगा, तो मध्य प्रदेश की जनता जिस पर मुझे पूरा विश्वास है कि मतदाता ये तय करेंगे कि मध्य प्रदेश का भविष्य किसके हाथ में सुरक्षित है। मोदी जी तो यहाँ मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं, तो मोदी जी का तो सवाल नहीं है। और बचे ये जो उन्होंने दिल्ली से उतारे हैं, दिल्ली से उतारने की आवश्यकता पड़ी कि इनकी ज़मीन फिसल रही थी, और इनको आज शर्म आ रही है शिवराज सिंह जी को घोषणा करने में कि वो मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। पर वो उनकी पार्टी का मामला है। मुझे समझ नहीं आती बात, अगर शिवराज सिंह जी का इतना अच्छा काम रहा, इतना उन्होंने मेहनत करी, इतनी प्रगति करी, तो बीजेपी उनका घोषित क्यों नहीं कर देती कि ये हमारा मुख्यमंत्री चेहरा है? ये शर्मा क्यों रहे हैं इसमें? आपको क्या लगता है, शिवराज को बनाना नहीं चाहते बीजेपी वाले? अब मेरी कोई टिप्पणी नहीं है इसमें। वो जाने, अपना काम जाने, वो किसी को करे, वो किसी को घोषित कर दे, आपको घोषित कर दे मुख्यमंत्री की पद पर। मुझे इसमें कुछ सर, मैं पत्रकार ही ठीक हूं। नहीं, मैं पत्रकार ही ठीक हूं। नहीं, मैंने कहा वो किसी को कर दें, पर मध्य प्रदेश की जनता आज समझ रही है, आज पहचान रही है कि सच्चाई क्या है। ठीक है, आपने ये कहा, मैं आगे बढ़ता हूं। अब सबसे बड़ी बात, आप कह रहे हैं इनके 18 साल, मेरे 15 महीने। क्या अंतर है उन 18 साल और आपके 15 महीनों में? देखिए, 15 महीनों में 2.5 महीने गए आचार संहिता लोकसभा चुनाव में, 11.5 महीने में मैंने मध्य प्रदेश की जनता को अपनी नीति और नीयत का परिचय दिया। 27 लाख किसान मेरे गवाह हैं। जितना भी झूठ बोल रहे हैं शिवराज सिंह जी, 27 लाख किसान मेरे गवाह हैं कि पहली किश्त में उनका कर्जा माफ हुआ।
मध्य प्रदेश की जनता गवाह है कि मैंने 100 यूनिट 100 रुपए में दिए। कौन सा पाप मैंने किया कि 1000 गौशाले बना लिए। तो इस प्रकार बहुत सारी चीजें हैं जो मध्य प्रदेश की जनता गवाह है। मुझे इसकी सफाई देने की आवश्यकता नहीं। आज शिवराज सिंह ने दिया क्या, मैं तो ये पूछता हूं। बेरोजगारी दी, महंगाई दी, कोविड में मौत दिया, पुलिस अव्यवस्था दी, अत्याचार दिया, और एक और चीज दी, घर घर में शराब दी। ठीक है, मैं यहां से आगे चलता हूं। मैं आता हूं मध्य प्रदेश में संगठन पर। जो एक परसेप्शन है कि मध्य प्रदेश का संगठन आपके हाथों में है और भारतीय जनता पार्टी का संगठन 3 स्तर पर काम करता है। कोई बोलता है, वो कहते हैं हमारा पन्ना प्रमुख होता है, वो कहता है हमारे एक बूथ पे 10 कार्यकर्ता। और मध्य प्रदेश में इलेक्शंस हमेशा क्लोज होते हैं। पिछली बार देखिए आप लोग भी जीते और आपने 15 महीने सरकार भी चलाई। तो मैं जानना चाहता हूँ, क्या इलेक्शन के डे तक आपको लगता है कि अब कोई बदलाव आ जाएगा? बड़े उम्मीद लगा के बैठे बीजेपी वाले, बोल रहे हैं हम तो कम कर रहे हैं, हम तो गैप कम कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी वाले उम्मीद लिखा दित्ती बनाए। मैंने कहा मैं 44 साल चुनाव लड़ा हूं, मैं जनता को पहचानता हूं। आम सभा हो जाती है, भाषण हो जाते हैं, पर वोल्टेज क्या है? आज आम मतदाता में वोल्टेज क्या है, ये अंत में प्रश्न होता है। और हमारा 4 साल पहले मैंने समझ लिया था। मैं बना था अध्यक्ष 1 मई 2018 में। 4 महीनों में चुनाव था। मेरे पास तो केवल 4 महीने थे और जो भी परिणाम आया वो 4 महीनों का परिणाम था। आज 4 साल में मैं एक बात समझ गया था कि हमारा मुकाबला केवल बीजेपी से नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन से है। तो मैंने भी वैसा संगठन बनाना शुरू किया। आज राजनीति में बहुत परिवर्तन हुआ है। राजनीति बहुत स्थानीय है और ये मैं पहचानता हूं। तो हमारा संगठन आज स्थानीय है और मुझे पूरा विश्वास है अपने संगठन पर। हमारे मंडल सेक्टर हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे बूथ प्रभारी हैं। बीजेपी बहुत प्रचार करती है, हमारा ये है, हमारा वो है। जो भी हुए 3 दिसंबर को सामने आ जाएगा। पर मैं एक बड़े लाइटर नोट पे पूछ रहा हूँ, नकुल नाथ जी ने शपथ का गुरुवार का दिन भी बता दिया दिसंबर में। अब देखिए, सब अपनी उम्मीद लगाए रखे हैं। बहुत सारी जनता आज मुझसे पूछ रही थी कि किस दिन आप शपथ लेंगे। तो सब अपनी उम्मीद, मैं कोई उम्मीद में नहीं हूँ। मेरी उम्मीद यही है कि मध्य प्रदेश के मतदाता मध्य प्रदेश की तस्वीर अपने साथ रखकर सच्चाई का साथ देंगे। भ्रष्टाचार कितना बड़ा मुद्दा है इन चुनाव में। आपने बेरोजगारी की बात करी, आपने महंगाई की बात करी, आपने सस्ते गैस सिलेंडर का वादा किया है, आपने महिलाओं की बात की। मैं आऊंगा, जो लाडली बहना योजना है उस पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले भ्रष्टाचार कितना बड़ा मुद्दा है यहाँ पर मध्य प्रदेश में? सबसे भ्रष्ट प्रदेश देश में मध्य प्रदेश है, ऊपर से लेके नीचे। और मैं ये कहना चाहता हूँ, आपका ऑडियंस भी बैठा है, हर व्यक्ति मध्य प्रदेश का या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या गवाह है। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का गवाह है। जगह जगह मैं पूछता हूं, आज भी मैंने पूछा, कहते जी पैसे दो काम लो, 50 एकड़ जमीन होए, पैसे दो, गरीबी रेखा में नाम लिखा लो। ये आज भ्रष्टाचार से पूरा प्रदेश पीड़ित है। ये भ्रष्टाचार प्रदेश है, घोटाला प्रदेश है, चौपट प्रदेश है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये जनता की आवाज है। ठीक है, मैं यहाँ से चलता हूँ। महाकाल लोक बना, उसकी मूर्तियाँ टूटी, कांग्रेस ने उसको महाकाल लोक बना, उसकी मूर्तियाँ टूटी एक तूफान के बाद, उसको कांग्रेस ने बड़ा मुद्दा बनाया। क्या ये ग्राउंड पर मुद्दा बन पाया है कमलनाथ जी? आज भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व सबसे बड़ा मतदाता जिनको आप ज्ञान देने जाते थे, वो आपको ज्ञान देने के लिए तैयार हैं। याद रखिएगा, ये सब समझते हैं कि महाकाल का कैसे घोटाला हुआ। कौन सा घोटाला नहीं हुआ? इन्होंने 3,50,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया है। किसको फायदा हुआ? क्या हमारे अतिथि शिक्षकों को फायदा हुआ? क्या हमारे किसानों को फायदा हुआ? इन्होंने कर्जा लेके बड़े बड़े ठेके दिए, ठेके में एडवांस देके अपनी कमीशन निकाली। ये तो रिकॉर्ड की बात है, मैं नहीं कह रहा।
कि पिछले 12 महीने में इन्होंने कितने ठेके दिए हैं। ये मेरी राय नहीं हो सकती, ये तो फैक्ट की बात है। अगर मैं बात करूं भ्रष्टाचार की, तो व्यापम इतना बड़ा स्कैंडल, लेकिन उसके बाद की चुनाव दर चुनाव जीतते गए शिवराज सिंह चौहान, क्या कारण आपको उसका दिखाई देता है? आपने कभी इसका विश्लेषण किया? आप एक बहुत माइन्यूट पॉलिटिकल ऑब्जर्वर हैं और साथ ही साथ एक अच्छे इलेक्शन मैनेजर भी। बहुत अंतर है 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले के मतदाता में। आज का मतदाता 5 साल पहले, 10 साल पहले का मतदाता व्यापम नहीं समझता था। आज पटवारी घोटाला, भर्ती घोटाले, पैसे दो रोजगार पाओ, ये आज आम जनता समझ रही है। और 3 दिसंबर को ये स्पष्ट हो जाएगी बात। मैं आगे चलता हूं, मैं आता हूं अब मध्य प्रदेश के राजनीति पर। मुझे बताइए, वाकई में क्या कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी जय वीरू की जोड़ी है? जय वीरू पे सिंधिया जी ने अटैक भी किया है वैसे। देखिए, कोई भी अटैक करे, मेरे और दिग्विजय सिंह जी के संबंध बहुत पुराने हैं और हंसी मजाक चलता रहता है। मैंने कहा, उनके क्षेत्र के लोग आए, अरे जी ऐसा हो रहा है। मैंने कहा, आप दिग्विजय सिंह जी के पास जाइए, उनके कपड़े फाड़िए, मेरे पास क्यों आए? आप तो उनके क्षेत्र के हैं। ये हंसी मजाक तो चलता रहता है, चला है और आगे भी चलता रहेगा। पर इसको बीजेपी बड़ा मुद्दा बना रही है कि ये देखिए बाद में भी ऐसे ही झगड़ेंगे। आप सोचिए, बीजेपी इसको मुद्दा बनाए तो वो कितनी खोखली हो गई है। अगर ये मुद्दा है कि कमलनाथ ने कहा कि उनके कपड़े फाड़ेंगे, तो बस इनके पास यही बचा था कहने के लिए। नहीं, मैं एक बात और पूछता हूं, और ये हर नई जनरेशन का आदमी जानना चाहता है कि भाई ये झगड़ा जो है, नेता कभी नहीं झगड़ते, दरबारी झगड़वाते हैं, और ये झगड़ा जो है नकुलनाथ जी और जयवर्धन जी के बीच का है कि कौन अगला मुख्यमंत्री। कोई झगड़ा किसी का नहीं है, ये झगड़ा मीडिया में है, आप लोग ही इसे लाते हैं सामने। कमलनाथ जी, पिछले मध्य प्रदेश के चुनाव में एक तिकड़ी थी, कमलनाथ जी, सिंधिया जी और दिग्विजय जी। इस बार सिंधिया जी दूसरे खेमे में हैं। उनके जाने को आप कैसे देखते हैं, और क्या आपको लगता है सरकार गिरने की सिंपैथी या लोगों के मन में वो बात है कि हाँ आपकी सरकार को किस तरीके से गिराया गया, आपकी सरकार किस तरह से गिरी, और सिंधिया जी का रोल कैसे विश्लेषित मैं करते हैं? तो जनता से पूछता हूं कि मैं मुख्यमंत्री था, मैं भी सौदा कर सकता था। आज ही मैंने पूछा, मैं भी सौदा कर सकता था, सौदा करके मैं कुर्सी में बैठा रहता। पर मैं मध्य प्रदेश की पहचान सौदे की राजनीति से नहीं करना चाहता। मैंने कहा कुर्सी जाए। विधायक आते थे मेरे पास कि हमें इतना करोड़ रुपए मिल रहा है। मैंने कहा मौज करो, मेरे से कुछ नहीं मिलने वाला, किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। और सिंधिया जी गए। आपको ये पता था ऐसा हो रहा है? मुझे पता था, 2 महीने से पता था। मेरे पास तो विधायक आते थे 2 महीने से। मुझे जब बेंगलोर में थे, मुझे फ़ोन करते थे कि आज हमें इतना पैसा। मेरे पास तो एक विधायक आता था कि मुझे पता नहीं मैं कहाँ रखूँ, आप मेरे लिए जमा कर लीजिए। ये हालत थी। तो ये छोड़िए। अच्छा बताइए, जब आपको इतना बता दो, रेट क्या था कमलनाथ जी, ये भी बता दीजिए। इस सब में जाना आवश्यक नहीं है। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, सिंधिया जी लोकसभा का चुनाव हारे, उसके बाद पार्टी छोड़ी, उसके बाद हमारे महापौर का चुनाव ग्वालियर में हुआ। महापौर के चुनाव में 35 साल बाद कांग्रेस जीती। मुरैना जो पड़ोस का है, मोहल्ला ही है ग्वालियर का, वहाँ कांग्रेस जीती। अब मैं इसके आगे क्या कहूँ? मतलब आप सिंधिया जी को इस बार फैक्टर ही नहीं मान रहे? देखिए, वो अपने फैक्टर हैं, ठीक है, उनकी वो जो भी पूछ है। पर जो अभी फैक्ट्स हैं, मैं तो फैक्ट्स बता रहा हूँ, अपनी राय नहीं बता रहा। आपने फैक्ट्स ठीक बताए। मैं मानता हूँ कि मुरैना भी आप जीते, ग्वालियर भी आप जीते, ये तो एक 35 साल बाद जीते। 35 साल बाद। और जब कमलनाथ जी पीसीसी प्रेसिडेंट थे तब जीते। साफ है ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब मैं बात करता हूँ देश के नेशनल इश्यूज पे। जैसे एक मुद्दा, मध्य प्रदेश एक बहुत धर्म भीरू राज्य है, आप भी समझते हैं इसको। हमारे यहाँ जो है, हम लोग बहुत ज़्यादा धर्म को मानते हैं, और मध्य प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा वोट बैंक धर्म भीरू जनता का है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, आजकल
अयोध्या में रामोत्सव मनाया जा रहा है, 5 दिन तक बकाया 3 दिन तक वहाँ पे रामोत्सव चलेगा, राम का मंदिर बन रहा है, प्रधानमंत्री ने कई जगह पे बोला। आप कैसे देखते हैं और इसको आप मध्य प्रदेश में कैसे काउंटर करेंगे बीजेपी के इस हिंदुत्व वाले नैरेटिव को? धर्म आचार का विषय है, विचार का विषय है। धर्म राजनीतिक प्रचार का विषय नहीं है। और ये हम धर्म को राजनीतिक मंच में लाएं, ये मैं सोचता हूँ धर्म का अपमान है। इन्होंने राम मंदिर बनाया, सुप्रीम कोर्ट, जब तक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आया राम मंदिर बन नहीं सकता था। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने राम मंदिर का निर्माण शुरू किया। पट्टा राम मंदिर का तो उनके नाम पर नहीं है ना, ये तो देश का राम मंदिर है। और ये कहना हमने ये राम मंदिर बनाया, बहुत एहसान किया, आपके पास कौन सी चॉइस थी? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, आपको बनाना था, हम सरकार में होते हम बनाते। पर वो तो ये आरोप लगाते हैं कि नरसिम्हा राव जी ने तो बोला था कि हम तो बाबरी मस्जिद बनाएंगे, ये भी बात। देखिए ये सब छोड़िए, अंत में सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, इनके गवर्नमेंट थी। अब ये कह रहे हैं, इसका क्रेडिट लेना चाहते हैं, हमने राम मंदिर बनाया, राम मंदिर का टाइटल हमारा है। ये सब बातें मैं सोचता हूँ राम मंदिर का भी अपमान ये कर रहे हैं। राम मंदिर हमारे देश के हर व्यक्ति का है, हमें सब राम मंदिर पर गर्व है, पर राम मंदिर पर राजनीति करने लग जाओ, ये मैं सही नहीं मानता। आपको लगता है कि ये जो प्रचार है इसके नाम का, ये गलत है? अगर ये बेरोजगारी पर, रोजगार पर, गरीबी पर, किसानों पर प्रचार करते, इनके पास ये मुद्दे तो बचे नहीं, ये मुद्दे बचे नहीं तो राम मंदिर की बात करेंगे, फलानी बात करेंगे, ये मंदिर, ये सब बातें क्यों? कमलनाथ का झगड़ा दिग्विजय सिंह से, इसकी ये सब बातें क्यों? अपनी बात करिए। ठीक है, वो अपनी बात कर रहे हैं, उनका अपने ढंग के प्रचार का तरीका है, आपका बिल्कुल अपने ढंग का, और वो आप क्लैरिटी के साथ बता रहे हैं कि आप वोटर को क्या कन्विंस कराना चाहते हैं। मैं इकोनॉमिक फ्रंट पर आता हूँ। आपने कहा 4 लाख करोड़ का खर्चा है, आपने भी जो 11 गारंटी दी हैं और कई सारे सैकड़ों वचन, तो उसके लिए भी पैसा लगेगा कमलनाथ जी? बिल्कुल लगेगा। हमने कैसे आएगा ये 4 लाख करोड़? जब मैंने कहा था किसानों का कर्जा माफ करेंगे, इसी प्रकार के प्रोग्राम में मेरे से कहते थे कैसे माफ करेंगे, मैंने कहा मैं माफ़ करेंगे, मैंने हिसाब लगाया, हमने माफ़ करना पहली किस्त में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ किया, और अब हमने हिसाब लगाया, ये नहीं कि हमने बस छाप दिया, हमने हिसाब लगाया, इसका इतना पैसा लगेगा, इसके ऐसे रिसोर्सेज साधन लगेंगे, ये कहाँ से आएंगे। हमने इसका, अगर हम भ्रष्टाचार बंद कर लें, घोटाले बंद कर दें, तो ये पैसा अपने आप ही आ जाएगा। मैं गठबंधन पे आता हूँ। इंडिया अलायंस के जो बाकी सहयोगी दल चुनाव लड़ रहे हैं, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? उनको कहते हैं, कांग्रेस ने कहा कि ये गठबंधन तो लोकसभा चुनाव के लिए, विधानसभा के लिए नहीं, आपने कुछ वादा किया था और आप उसके बाद हमने बात करी थी सबसे, सीटों की बात नहीं थी, प्रश्न ये था कौन सी सीटें। हमारा लक्ष्य था कि बीजेपी को हराएं, जो सीटें वो मांग रहे थे उससे बीजेपी को हम नहीं हरा पाते, वो उनका भी लक्ष्य नहीं था, हमारा भी लक्ष्य नहीं था, इसलिए गठबंधन नहीं हो पाया। ठीक है, मैं यहाँ से आगे चलता हूँ। आपने कहा थोड़ा सा 5 मिनट और, 5 मिनट, बड़ी शानदार बातचीत चलनी चाहिए ना, बातचीत चलनी चाहिए। देखिए सर, आम जनता की डिमांड है। अब मैं आता हूँ 4 लाख करोड़ के कर्जे के बाद, उन्होंने कहा लाडली बहना, और लाडली बहना के बाद ये एक प्रचार है कि जो आधी आबादी है वो मध्य प्रदेश में बढ़ चढ़ कर वोट देती है। आप डेटा में अगर आंकड़ों के अंदर जाएंगे तो आपको ये देखने को मिल जाएगा कि हाँ ऐसा है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कमलनाथ जी कि आपने 1500 देने का वादा किया, वो 1000 दे रहे हैं, 4 लाख करोड़ का कर्जा है, ये वर्कआउट कैसे होगा? ये इनको 18 साल बाद बहनें याद आई। अभी 5 महीने में तो ये लाडली बहन बनी है, इसके पहले ये लाडली बहन नहीं थी। और आप क्या सोचते हैं हमारी माताएं बहनें मूर्ख हैं? वो नहीं समझती। हमने जब कहा हम 1500 देंगे, ये आ गए हम 1000 देंगे, ये तो हमारे बात कहा। और तब ये लाडली बहन 18 साल आपने पहले कह दिया था, हमने पहले कह दिया था, मैंने खुद ही मन से कहा था कि हम ये करेंगे। आज मेरा लक्ष्य है कि मैंने तो ये भी कहा था
500 रुपये में सिलेंडर देंगे, तभी आ गए 450 रुपये। किसको मिला है सिलेंडर 450 रुपये में? बस शिवराज सिंह का तो खाना हजम नहीं होता बिना झूठ बोले। तो ये इन्होंने घोषणा करी। आप क्या सोचते हैं कि हमारे देश की बहनें और माताएं मूर्ख हैं? वो नहीं समझती, वो सब समझ रही हैं कि ये हमें प्रलोभन दिया है कि हम इनको वोट दें। पर उनको विश्वास है, जैसे हमने अपने नीति और नीयत का परिचय दिया, जो हम कह रहे हैं हमारा लक्ष्य है, हमारी माताएं और बहनें घर चलाती हैं, उनको मजबूती दें। पुरुष तो मजबूत हो ही जाते हैं, पर हम माता और बहनों को जो घर चलाती हैं, तो हम जब गैस सिलेंडर की बात करते हैं, हम माताओं और बहनों को मजबूती देने के लिए करते हैं। हम जब कहते हैं 1500 रुपये, हम माताओं और बहनों के हाथ में उनकी क्रय शक्ति बने, खरीदने की ताकत बने, ये हमारा है। मैं यहाँ से एक और मुद्दे पर आता हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश के लिहाज से। वो मुद्दा है कि किस तरीके से आधी आबादी को लेकर नैरेटिव बनाया जा रहा है। देश में नैरेटिव देखिए, हम तो महिला शक्ति वंदन अधिनियम ले आए, हमने वुमेन्स रिजर्वेशन बिल ला दिया, हमने लाडली बहना योजना ला दी, और हम ही महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। हमने घर दिया और कई सारी बातें वो करते हैं, अनाज दिया, राशन दिया। इसका कैसे काउंटर करेंगे कमलनाथ जी? काउंटर करने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या सोचते हैं ये सच्चाई नहीं समझते? समय बहुत बदल गया है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आज से और 5 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले, मैं तो 44 साल जानता हूँ कैसे चुनाव लड़ा जाता था और क्या मुद्दे हुआ करते थे। ये आज सब समझते हैं, ये समझते हैं, सबकी नीयत समझते हैं, और ये नीयत समझते हुए अपना फैसला करेंगे। आपने 44 साल, 2 आखिरी सवाल मेरे सर, और वो 2 आखिरी सवाल थोड़े लाइटर नोट पे, थोड़ा व्यक्तिगत। 44 साल आपने चुनाव लड़ा है, चुनाव लड़ते लड़ते बोर नहीं हो गए आप? आप दिन भर काम करते रहते हैं, कभी अपने लिए टाइम निकाल पाए आप? मैं बताता हूं, देखिए सबका लक्ष्य होता है, लक्ष्य होता है क्या? अंतर है अचीवमेंट में और फुलफिलमेंट में। मैं केंद्र में मंत्री बना 91 में, ये अचीवमेंट था, पर फुलफिलमेंट, मैं तो फुलफिलमेंट की खोज में रहा। आई वॉज इन द परसुएट ऑफ फुलफिलमेंट। फुलफिलमेंट और अचीवमेंट में अंतर है। और आज भी मेरे से लोग पूछते हैं आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, 4 साल से आप यहीं टिके रहे? मैंने कहा नहीं, मैं फुलफिलमेंट को परस्यू कर रहा हूं और यही मेरा लक्ष्य है। आखिरी सवाल, कमलनाथ जी अगर नेता नहीं होते तो क्या होते? बिजनेसमैन तो आप बहुत बड़े हैं, हर बड़ा आदमी देश का आपका दोस्त है, हर बड़ा आदमी आपके साथ, राजीव गांधी जी। पर कोई मेरी फैक्ट्री नहीं, कोई मेरी इंडस्ट्री नहीं। आप जानते हैं कोई मेरी फैक्ट्री है, कोई इंडस्ट्री? ये तो मैं जानता हूं। कोई कंपनी, कोई मेरी कंपनी नहीं, कोई मेरी इंडस्ट्री नहीं। मुझे ये कहते हैं मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, मैं कहता हूं ठीक हूं, आपने बना दिया तो बन गए। हाँ, पर सच्चाई ये है कि मैंने ईमानदारी से, विथ ऑनेस्टी और पर्पस अपना करियर बिताया है और अंत तक ये बिताऊंगा। आखिरी सवाल, कमलनाथ या कमलनाथ 3 दिसंबर को, कमल या कमलनाथ? मध्य प्रदेश की जनता, मैं तो ये कह दूं 90% मतदाता को राजनीति से कोई मतलब नहीं, पर जो उन्होंने मन में ठान ली है बात, वो अभी से ठान ली है और ये बात सामने आई है। बहुत बहुत शुक्रिया कमलनाथ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री और साथ ही साथ मध्य प्रदेश पीसीसी के अध्यक्ष कमलनाथ। इंतजार करना होगा, सबके अपने अपने दावे हैं। अगले सेशन के लिए थोड़ी देर बाद लौटेंगे और एक बार फिर से कमलनाथ जी का धन्यवाद करेंगे। कमलनाथ जी बहुत बहुत धन्यवाद।